Hey everyone, this is Utkarsh Verma and let's start today's topic. ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि साइकोलॉजी की अप्रोचेस क्या होती हैं, व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्कूल या अप्रोच का मतलब क्या होता है। आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको अपनी सिटी से दिल्ली जाना है, ठीक है। दिल्ली का एग्जांपल मैंने इसलिए है क्योंकि दिल्ली को सब जानते हैं, भाई इंडिया में रह रहे हो तो दिल्ली को जानते ही होगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी सिटी से दिल्ली जाना है, अब आप कैसे जा सकते हो? बाय रोड जा सकते हो, बाइक, कार, बस, जो भी है, ठीक है। बाय एयर जा सकते हो, प्लेन, बाय ट्रेन जा सकते हो अगर लाइक रेलवेज के थ्रू जाना है, और बाय वाटर भी जा सकते हो अगर आपकी सिटी से दिल्ली की तरफ कोई रिवर, यमुना या गंगा ऐसा कुछ भी है तो आप बाय रिवर भी जा सकते हो बोट के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक तरह से कंसीडर करें तो दिल्ली को हम लोग साइकोलॉजी समझ सकते हैं, ठीक है। द एंड गोल इज साइकोलॉजी। अब हमें वहाँ पे पहुँचना कैसे, मतलब कि हमें उसको स्टडी किससे करना है, हमें क्या स्टडी करना है। तो हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस हैं। सो यही रीज़न है, जैसे दिल्ली जाने का कोई भी तरीका सही या गलत नहीं होता है, सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। वैसे ही साइकोलॉजी की जितनी भी अप्रोचेस हैं उनका कोई भी सही या गलत नहीं है, ठीक है। उनके अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम लोग इन्हीं 7 अप्रोचेस के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। आगे चल के मैं इंडिविजुअली पे जो है इंपॉर्टेंट अप्रोचेस रहेंगे मैं उन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आज के वीडियो में हम लोग इनको एक आइडिया आपको पता चल जाएगा कि अप्रोचेस होती क्या है साइकोलॉजी में। तो टोटल 7 साइकोलॉजी के अप्रोचेस हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप लोग को 6 भी मिलेंगी, 10 भी मिलेंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो लाइक फेमस हैं वो केवल 7 हैं। जिसमें से पहली है स्ट्रक्चरलिज्म, देन फंक्शनलिज्म, उसके बाद गेस्टाल्ट, देन उसके बाद साइकोडायनेमिक, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक एंड द लास्ट वन इज कॉग्निटिव अप्रोच। तो टोटल इन्हीं अप्रोचेस के बारे में आज हम लोग एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे, आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। So let's start with the first school of psychology, which is structuralism. The father of structuralism is William Wundt, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब जानते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई। तो 1874 में विलियम वुंट एक बुक लिखते हैं जिसका नाम रहता है द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये कंसिडर की जाती है कि साइकोलॉजी के वर्ल्ड में सबसे पहली बुक थी जो साइकोलॉजी के लिए लिखी गई थी, लाइक साइकोलॉजी के ऊपर लिखी गई थी ये बुक। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोग जो मेंटल प्रोसेसर रहते हैं उनको एकदम टाइनिएस्ट पार्ट में ब्रेक करके देन उसको स्टडी करते हैं। अब ये मतलब नहीं समझ आता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको एक कार को स्टडी करना है, ठीक है, तो कार की स्टडी के लिए आप क्या करोगे? लाइक आपके सामने एक कार खड़ी है, आप उसको कैसे स्टडी करोगे? आप सबसे पहले उसका आउटर बॉडी देखोगे, कलर देखोगे, टायर का शेप देखोगे, कार का एक टोटल शेप देखोगे। तो कहीं ना कहीं आपने कार को एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद आप उसको स्टडी कर रहे हो। वैसे ही स्ट्रक्चरलिज्म में इन्होंने बोला था कि हम अपने मेंटल प्रोसेस को कंबाइन फॉर्म में स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन जब फंक्शन करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फंक्शन करता है। तो उसे स्टडी करने के लिए बजाय उसके कि हम उसको रियल फॉर्म में स्टडी करें, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड देन हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म का। अब इसी में एक और साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है एडवर्ड टिचनर, जो विलियम वुंट के स्टूडेंट थे। ये भी इन्होंने भी बहुत सारे लाइक कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं साइकोलॉजी में। तो विलियम वुंट और ईडी टिचनर ने मिलकर एक टेक्निक बनाई थी जिसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। इस मेथड में बेसिकली हम लोग अपने खुद के मेंटल प्रोसेसेस को और अपने खुद की कॉन्शियसनेस को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो अगर किसी चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कल रात को जो ड्रीम देखा था आप उसको बताओ, उसका मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपने जो देखा है आप वही बताओगे, मैंने आपका ड्रीम नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि आपके 18th बर्थडे का एक्सपीरियंस आप बताओ, तो 18th बर्थडे का एक्सपीरियंस सबके लिए अलग होगा। मैं जब 18 साल का था मेरा बर्थडे एक्सपीरियंस अलग था, आप जब 18 साल के रहोगे आपका बर्थडे एक्सपीरियंस अलग था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन का जो एक लैक है वो देखने को मिल रहा था इस मेथड में। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरलिज्म का ड्रॉबैक भी है। मेथड्स थे वो पूरे सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव नहीं थे, उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता था।
और कहीं ना कहीं जब हम लोग साइकोलॉजी की या किसी भी साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे होते हैं तो हमें सब्जेक्टिविटी पे नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करना पड़ता है कि जो रिजल्ट्स हम लोग के पास आ रहे हैं वो पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई स्टडी मैंने की वो केवल एक ही बंदे पे काम कर रही है तो क्या मतलब वो स्टडी का, जब तक वो किसी बड़े अमाउंट के लिए सक्सेसफुल ना हो या यूजफुल। और कहीं ना कहीं ये सब नुकसान के बावजूद भी स्ट्रक्चरलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंड को ऐसे ही नहीं बोला जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में साइकोलॉजी को स्टैब्लिश किया था और उसकी ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच इज फंक्शनलिज्म। अब फादर ऑफ फंक्शनलिज्म इज विलियम जेम्स, सबको ये बात पता है। तो इसमें और कौन कौन से फेमस साइकोलॉजिस्ट थे? एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक, मैरी कैल्किन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे थे। चार्ल्स डार्विन्स भी इसी में आते थे। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरलिज्म में क्या बात हुई थी कि उन्होंने हर मेंटल प्रोसेस को छोटे एंटिटी में डिवाइड कर दिया था, देन उसको स्टडी करने के लिए बोला गया था। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग डिवाइड करना छोड़ते हैं, सिंपली हम लोग का माइंड काम कैसे करता है या फंक्शन कैसे करता है हम लोग उसी पे काम करते हैं। तो इन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, कॉन्शियसनेस काम कैसे कर रही है हमें इसके बारे में पढ़ना है। सो बेसिकली फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन हाउ माइंड वर्क्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, कैसे हमारा जो माइंड है वो डिफरेंट सिचुएशंस या इन्वायरमेंट्स में काम करता है। अब जैसे आज के टाइम पे होता है, कोई नेता इधर बयान देता है, कोई नेता उधर कोई स्टेटमेंट देता है, वैसे ही पुराने टाइम पे होता था। स्ट्रक्चरलिज्म था, फंक्शनलिज्म आया और विलियम जेम्स ने किताब लिखते हैं अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब किताब जैसे ही मार्केट में आती है तो ऑफकोर्स विलियम वुंड अपना एक कमेंट दे देते हैं, और कमेंट क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेचर, इट इज़ ब्यूटीफुल बट इट्स नॉट साइकोलॉजी। वो ये बोलते हैं कि ये एक साहित्य है और साहित्य बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट ये साइकोलॉजी नहीं है। अब ये कमेंट देते हैं। अब कहीं ना कहीं विलियम जेम्स की किताब पे क्वेश्चन उठा था, तो अब विलियम जेम्स इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म हैज़ प्लेंटी ऑफ स्कूल्स बट इट हैज़ नो थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे 1-to-1 वो कमेंटिंग चला करती है, जैसे आजकल के फेसबुक के पोस्ट पे 1-to-1 कमेंटिंग चला करती है, उस टाइम पे ये होता रहता था। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच इज गेस्टाल्ट। अब गेस्टाल्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से एकदम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बट अभी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होता क्या है। अब सबकी तरह हमें इसके भी मालिक का पता करना है, तो इसके फादर कौन है? मैक्स वर्दमीर। इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है। सबसे पहले थे मैक्स वर्दमीर, देन आते हैं वोल्फगैंग कोहलर एंड द थर्ड वन इज कर्ट कॉफका। ओके, तो हम लोग पहले इन सबके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन, इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या था वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्स वर्दमीर। अब इन्होंने गेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट लाया कहाँ से? तो इन्होंने एक फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जिसे इन्होंने नाम दिया 5 फिनोमेना। अब ये 5 फिनोमेना होता क्या है? आप सब लोगों ने देखा होगा, आप लोग लाइट्स देखते होंगे जो शादी बारात में लगी रहती हैं, ऐसे गोल गोल घूम रही होती हैं। ठीक है, ऐसे बल्ब लगे रहते हैं सर्कल में, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो वो ऐसे सर्कल्स में घूम रही होती हैं। ठीक है, अब छोटे बच्चों को क्या लगता है कि लाइट मूव कर रही है, ऐसे करके लाइट चल रही होती है, बट एक्चुअली में लाइट चल नहीं रही होती है। बल्ब लगे रहते हैं, वो डिफरेंट इंटरवल्स पे बल्ब अपने आप ग्लो होते हैं और स्विच ऑफ होते हैं, तो आपको क्या परसीव होता है कि वो मूव कर रहा है। यही चीज़ को उन्होंने 5 फिनोमेना का टर्म दिया था कि कहीं ना कहीं हम लोग इंडिविजुअल बल्ब पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कंबाइंड मूवमेंट हमारे पास जो आ रहा है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो मैक्स वर्दमीर के जो कंट्रीब्यूशन था वो 5 फिनोमेना होता। अब सेकंड पे आते हैं कर्ट कॉफका। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था? उन्होंने ये बोला था कि जो गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में अप्लाई किए थे। एंड द लास्ट वन इज वोल्फगैंग कोहलर। इन्होंने जो गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल थे, इन्होंने नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिक फिनोमेनस को कनेक्ट किया था गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स के थ्रू। इन्होंने वर्क एनवायरनमेंट में कैसे होलिज्म का कॉन्सेप्ट, होल छेद नहीं, कंप्लीट होल का कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट में यूज होता है वो उन्होंने बताया था। अब गेस्टाल्ट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, फेमस प्रिंसिपल्स भी हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और इनके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी हैं। सो मैं जस्ट यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। प्रैग्नेस, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, गुड फिगर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग किसी अलग वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म कहीं ना कहीं आपस में एक दोनों से रिलेट कर रहे थे। कैसे? कहीं ना कहीं दोनों कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। गेस्टाल्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो क्या बात करता है कि हम हर चीज़ को होल कंसिडर करते हैं, परसीव करते हैं। बट अभी तक आप लोगों ने 3 स्कूल्स पढ़े, आप लोगों को कहीं भी कुछ फिजिकल या एक्चुअल रियलिटी वाला जैसा कुछ नहीं दिखा होगा।
अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और मेरी पर्सनल फेवरेट अप्रोच की, जो कि है साइकोडायनेमिक अप्रोच।